हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। इसके पहले भी इतिहास के बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी पिछली क्लास में जाके देख लें। तो बिना देरी करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, दूसरा है अशोक के द्वारा और तीसरा है कनिष्क के द्वारा और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक। विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो कभी कभी केवल यही पूछ लेगा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, नाटक है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाख दत्त की रचना है। तो इसमें क्या पूछा गया, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है। पहला है प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष के बारे में बताता है ये नाटक। और दूसरा है एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम कथा के बारे में बताता है। तीसरा है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में बताता है। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संबंधियों के बारे में बताता है। तो विशाख दत्त की नाटक जो मुद्रा राक्षस है वो किन के बारे में बताता है दोस्तों। तो ये बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संबंधियों के बारे में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। पहला है भाष्य, दूसरा है शुद्धक और तीसरा है विशाखदत्त और चौथा है अश्वघोष। तो जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह किसने लिखी है होगा। किसने लिखी है, पहला भास ने लिखी है या फिर शूद्रक ने या विशाखदत्त ने या फिर अश्वघोष ने। तो किसने लिखी है दोस्तों, तो ये लिखी है विशाखदत्त ने। और क्या है इसका, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लिखा गया है जो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। आपने पिछली क्वेश्चंस में देखा था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किस शासन काल में मेगास्थनीज भारत में आया था। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। पहला है अशोक के, दूसरा है हर्षवर्धन की और तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य की और चौथा है कुमारगुप्त के। तो किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था दोस्तों, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल कितने समूहों में विभाजित किया था। पहला है 4 समूहों में, दूसरा है 7 और तीसरा है 8 और चौथा है 12। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल कितने समूहों में विभाजित किया था दोस्तों, तो ये किया था 7 समूहों में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य समाज का 7वां वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, तीसरा है पुराणों में और चौथा है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका।
तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? अभी पीछे भी यही प्रश्न था, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक क्या क्या नाम है? तो ये इंडिका है, ठीक है। कभी कभी केवल पुस्तक भी पूछ लेता है मिलान उलान करने में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग होने वाले सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? पहला है शाहगौरा ताम्र अभिलेख में, और दूसरा है अशोक के रोमनदेई स्तंभ लेख में, और चौथा है तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति में, और चौथा है चंद्रिका मौरोली स्तंभ शिलालेख में। तो किसमें है दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो ये है शाहगौरा ताम्र लेख में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बिक्सस के रूप में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था। पहला है 500 युद्धक हाथी, और दूसरा है 1000 अश्व, और तीसरा है 2000 बैल, और चौथा है 4000 गाय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 5000 हाथी दिया था। उसके बदले में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। पहला कालिंग अभिलेख, और दूसरा है अशोक का गिरनार अभिलेख, और तीसरा है रोमनदेई का जूनागढ़ अभिलेख, और चौथा है अशोक का सोपरा अभिलेख। तो किससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत में भी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रोमनदेई का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध पर अफगानिस्तान प्रशासक नियुक्त किया गया था। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध या अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? पहला है समुद्रगुप्त ने, दूसरा है अशोक ने, और तीसरा चंद्रगुप्त बिंबिसार ने, और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध या अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसे किसके द्वारा हराया गया दोस्तों? तो इसको हराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? पहला है विलियम जोन्स ने, दूसरा है वी स्मिथ ने, और तीसरा RK मुखर्जी ने, और चौथा है DR पडाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई थी, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस जिसे चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर के महान भेंट का उल्लेख किया? पहला प्लिनी ने, दूसरा जस्टिन ने, और तीसरा स्ट्रेबो ने, और चौथा है मेगास्थनीज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन ने। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान की भेंट का उल्लेख किया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? पहला अशोक ने, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और तीसरा है बिंदुसार ने, और चौथा है कुणाल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पहला चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा है अशोक महान ने, और तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और चौथा है अगस्त्य ने। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था दोस्तों? तो ये बना था लकड़ी का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? पहला है हर्ष ने, दूसरा है स्कंदगुप्त ने, तीसरा है विक्रमादित्य ने, और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र सबसे पहले किसने जीती थी दोस्तों? तो ये जीती थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? पहला है कलिंग अभिलेख, दूसरा है अशोक का गिरनार अभिलेख, और चौथा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और चौथा है अशोक का सोबरा अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम को, और तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और चौथा है समुद्रगुप्त को। तो जस्टिन द्वारा किसको सेंड्रोकोटस कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के, दूसरा है बिंदुसार के, और तीसरा है अशोक के, और चौथा है कनिष्क के। तो किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था दोस्तों? तो ये आया था बिंदुसार के।
ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख में माध्यम से परामर्श किया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपनी धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, या अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? अशोक, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर हर्षवर्धन, या फिर कृष्णदेव राय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उभारदार मूर्ति शिल्प इट मीन्स रिफिल स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रायडी अशोक राजा का उल्लेखित है? पहला है कंगन हल्ली, दूसरा है सांची, और तीसरा है शाहबाजगढ़ी, और चौथा है शोहगौरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कंगन हल्ली। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? पहला अशोक, दूसरा है कनिष्क, और तीसरा है हर्ष, चौथा है धर्मपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या है? तो ये आज का लास्ट प्रश्न है, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है? अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है? पहला बुद्ध के जन्म स्थान से, दूसरा है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, और तीसरा है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, और चौथा है बुद्ध के शरीर त्याग से। तो अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित किससे है दोस्तों? तो ये संबंधित है बुद्ध के जन्म स्थान से। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।